वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का बोर्ड में जो आपका पेपर होने वाला है शारीरिक शिक्षा का, उसका एक और पेपर। एंड ऑलरेडी हमने इस पेपर का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पार्ट 1 को जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर हमने सेक्शन ए और बी, जिसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन थे आपके और दो दो नंबर वाले क्वेश्चन थे, ये हमने पार्ट 1 वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका पार्ट 2 रहेगा। एंड पार्ट 2 के अंदर जो हमारा सेक्शन आपका सी हो गया, सेक्शन डी हो गया और सेक्शन ई हो गया, इसको आज हम कवर करेंगे। ये आपका पेपर नंबर 19 करवाया गया था, उसका पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए बाकी जो बच्चे नए हैं जिनको पता ही नहीं कि ये पेपर है क्या, तो ये आपका बोर्ड के लिए हम सैंपल पेपर, जिसे आप क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको एग्जाम्स के लिए। एंड कुछ इस तरह से आपका बोर्ड का पेपर आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नोट के अंदर जो वही लिखा रहता है, कितने पेज होंगे, कितने टोटल क्वेश्चंस होंगे, ये सारी चीजें आपको मैंने कई बार दिखाया है। बाकी पेपर की मार्क्स वेटेज की बात करें, कितने नंबर का आता है, तो 70 नंबर का आपका ये पेपर आता है। 3 घंटे आपके पास होंगे इस पेपर को करने के लिए। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो सामान्य निर्देश दिया हुआ है, इसके अंदर आपका पूरे पेपर का पैटर्न बताया हुआ है। जैसे कि ये पेपर है आपका, वो 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है, जिसके अंदर टोटल जो है 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसके अंदर 18 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे। एंड जो सेक्शन बी था, इसके नंबर 19, इसके अंदर जो है 19 से लेकर 24 तक आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन थे और कोई 5 करने के लिए कहा गया। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पार्ट 1 वाली वीडियो के अंदर, तो आप जरूर देख लेना पार्ट 1 को। आज की इस वीडियो में जो हम करेंगे सेक्शन सी, जो कि 25 से 30 तक आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, कोई 5 आपको करने हैं इसमें। सेक्शन डी, जिसके अंदर 31 से 33 तक 4-4 नंबर के केस स्टडी वाले क्वेश्चंस रहेंगे। एंड सेक्शन ई, इसमें जो रहेंगे आपके 34 से लेकर 37 तक क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 5-5 नंबर के होंगे। एंड कोई 5 ही आपको करना होगा। ठीक है, ये पैटर्न मैं आपको हर बार बताता हूँ। एंड हर बार जो है नए बच्चे भी आकर वीडियो को देखते हैं, तो इसलिए बताना पड़ता है। एंड इंग्लिश मीडियम में भी सेम, जैसा मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया, सेम वैसा ही इंग्लिश मीडियम में भी है। कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो जिसको हिंदी मीडियम में समझ नहीं आया हो, तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन सी, सेक्शन डी और ई। ए और बी हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है, पार्ट 2 में हम जो है सेक्शन सी, डी और ई डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जहाँ से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए 25वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड हाँ, क्वेश्चन से पहले मैं एक और चीज बता दूं आपको, 20 सैंपल पेपर जो है फिजिकल एजुकेशन का हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जस्ट 99 में आप सैंपल पेपर ले सकते हैं, विद आंसर होगा ये। एंड इसके अंदर जो है 2023 और 24 के अकॉर्डिंग आपका ये पेपर तैयार किया गया है। किसी बच्चे को बाय करना हो, मैं आपके स्क्रीन पे एक नंबर लिख देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर है जो, आप वहां पे जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 95 40 48 44 64, ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी बच्चे को बाय करना हो तो कर सकता है। फिजिकल एजुकेशन ही नहीं, बल्कि आपका हिस्ट्री और आपका पॉलिटी ये भी दे रहे हैं। 20-20 सैंपल पेपर है, अगर आपको बाय करना है तो कर सकते हो। कोई एक सब्जेक्ट करोगे आप तो 99 पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हो, फिजिकल हो गया जैसे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 25वां क्वेश्चन है, शक्ति को विकसित करने की विधियों, आइसोमेट्रिक हो गया और आइसोकाइनेटिक व्यायामों का जो है विस्तृत उल्लेख कीजिए। आइसोमेट्रिक अगर हम देखें विधि, और आइसोकाइनेटिक जो व्यायाम है, उसका आपको विस्तृत उल्लेख करना है। तो चलिए हम आंसर की तरफ आते हैं इसके। एंड यहाँ पे अगर हम देखें इसके जो आंसर्स कुछ इस तरह से बताया गया है। शक्ति को जो विकसित है करने की विधियां निम्न है, जैसे कि आइसोमेट्रिक व्यायाम। इसके अंदर क्या होता है, आइसोमेट्रिक, पहले हम इस शब्द को समझते हैं। आइसोमेट्रिक दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो जिसका मतलब होता है समान, और मैट्रिक होता है लंबाई, यानी अर्थात जब हम इन व्यायामों को करते हैं तो मांसपेशियों की लंबाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ये हमने एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था। कौन से निम्न में से कौन से व्यायाम में किसी भी प्रकार का मांसपेशीय परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, ऐसा क्वेश्चन था एमसीक्यू में। एंड आइसोमेट्रिक जो है इसका राइट आंसर था। एंड इसको आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये इन व्यायामों में किसी भी प्रकार का कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे कि पक्की दीवार को हम जब धक्के लगाने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये हो सकता है। इन व्यायामों को जो है कहीं पर भी किया जा सकता है। इनमें कम उपकरण व कम जो है समय की आवश्यकता होती है। चोट के दौरान शक्ति को बनाए रखने में यह व्यायाम सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए
तीरंदाजी, भार उठाना, जिम्नास्टिक आदि इसके एग्जाम्पल है। तो ये इसके जो है एग्जाम्पल आपने देखे। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, जो है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। इसको हम देखते हैं। इसके अंदर देखिए हम, तो इसमें कहा गया है आइसो जो है काइनेटिक व्यायाम। आइसो का मतलब होता है समान और काइनेटिक का मतलब होता है गति। इन व्यायामों को सन 1968 में जे पेरिन ने बनाया था। इन व्यायामों को विशिष्ट निर्मित मशीनों के द्वारा किया जाता है। इन व्यायामों के द्वारा मांसपेशियों की शक्ति विकसित होती है। ज्यादातर खेल कूद में इन व्यायामों का उपयोग नहीं किया जाता है, परंतु जल क्रीड़ा या खेल, स्केटिंग, रस्सी पर चढ़ना, नाव चलाना आदि में इस व्यायाम के जो है असर जो हमें दिखाई देते हैं। तो ये अगर देखेंगे तो इस व्यायामों के लिए जो है यहाँ पे देखेंगे तो मशीनों की आवश्यकता होती है, निर्मित जो है विशिष्ट निर्मित मशीनों के द्वारा इसको किया जाता है। इसके अंदर जो है स्केटिंग आ गया आपका, रस्सी चढ़ना आ गया, नाव चलाना, ये इसके एग्जाम्पल है। तो आइसोकाइनेटिक और आइसो यहाँ पे दो प्रकार के आपके व्यायाम थे एंड उसको आपको डिफाइन करना था। ठीक है, आइसोकाइनेटिक व्यायाम हो गया एक आपका, और दूसरा जो था आइसोमेट्रिक व्यायाम। ठीक है, एंड ये 25वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए एंड इसको हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं 25वें क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्राइब इन डिटेल द मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम आइसोमेट्रिक के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है एंड इसके वर्ड के बारे में बताया हुआ है। जैसे आइसोमेट्रिक में जो है आइसो दिया हुआ है जिसका मीन है सेम एंड मेट्रिक का मतलब है लेंथ। ठीक है, that is when we do these exercise there is no change in the length of the muscles, there is no visible work in the these exercise। ये आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर यही चीजें आपको लिखनी है। 3 नंबर का है, मैंने आपको जो है 5 नंबर के लायक आपको बता दिया है। इसके अंदर इतना ज्यादा भी आपको नहीं लिखना है। इसको एक्सप्लेन करने के बाद आप पॉइंट में लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल को। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल देखें हम, तो लाइक ट्राइंग टू पुश अ कंक्रीट वॉल हो गया आपका। दिस एक्सरसाइज कैन बी डन एनीवेयर एंड रिक्वायर लेस इक्विपमेंट एंड टाइम। इसको करने के लिए हमें बहुत कम समय की आवश्यकता पड़ती है। दिस एक्सरसाइज आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग स्ट्रेंथ ड्यूरिंग इंजरी। एग्जांपल जो है आर्चरी, वेट जो है वेट लिफ्टिंग हो गया और जिम्नास्टिक। ठीक है, तो ये इसके राइट आंसर होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइज है उसके बारे में। तो ये आपका दूसरा दिया हुआ है एंड यहाँ पे आइसो मीन जैसा कि सिमिलर यानी सेम होता है, और जो है काइनेटिक का मतलब होता है मोशन यानी गति। एक्सरसाइज वर्क क्रिएटेड बाय जे पेरिन इन 1968। These exercises are performed by specially built machine. Muscle strength is developed by these exercises. Mostly these exercises are not used in sport, but these exercises are seen in water sports, skating, rope climbing, बोट रनिंग etc इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 26 एंड हिंदी में देख लेते हैं पहले हम 26 को। शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारण आपको कारक समझाने। शक्ति को निर्धारित करने वाले जो है शरीर क्रियात्मक कारक आपको बताने। तो शक्ति का निर्धारित किससे होता है? अगर देखिए मांसपेशियों का आकार हो गया, शरीर का भार हो गया और मांसपेशी जो संरचना है उससे हमारी जो शक्ति है उसको निर्धारित करता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति होगी। बड़ी तथा विशाल मांसपेशियां अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। पुरुषों की मांसपेशियां बड़ी होती है इसलिए वे शक्तिशाली होती है। भार प्रशिक्षण की सहायता से मांसपेशी के आकार को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा शरीर का भार, यानी अधिक भार वाले व्यक्ति हल्के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं। जैसे अधिक शरीर भार वाले भारोत्तोलक। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। मांसपेशी संरचना देखें तो ये भी जो है शक्ति को निर्धारित करने का एक कारक है, जिसके अंदर जिन मांसपेशियों में फास्ट ट्विच फाइबर ए प्रतिशतता अधिक होती है वे अधिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जबकि स्लो ट्विच फाइबर शीघ्रता से जो है संकुच नहीं हो सकते किंतु वे लंबी अवधियों तक जो है संकुचित रहने की क्षमता रखते हैं। इन फाइबर्स की प्रतिशतता का निर्धारण आनुवांशिक तौर पर किया जाता है। तो ये है शक्ति को निर्धारित करने वाले जो है शरीर के क्रियात्मक कारक। ठीक है, मांसपेशियों का आकार, शरीर का भार और मांसपेशी संरचना। जैसे आपके अंदर जो शक्ति रहेगी वो आपको क्या डिसाइड करती है? मांसपेशियों का आकार हो गया कैसा है, आपके शरीर का वजन कितना है और मांसपेशियों की संरचना कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए इसी को हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं एंड इसके अंदर बोला गया इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट डिटरमाइन पोटेंसी। यहाँ पे बोला गया है एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन
पोटेंसी, तो ये आपका एग्जाम देखे हम आंसर, तो मसल साइज हो गया, बॉडी वेट हो गया और मसल स्ट्रक्चर हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो आपके अंदर जो शक्ति होगी, पावर होगी, वो कैसी होगी, ठीक है। तो मसल साइज अगर लार्ज होगी एंड मस अगर लार्ज होगी तो क्या हो गया, मोर स्ट्रेंथ होगा आपके अंदर। मैन हैव लार्ज मसल्स, मैन के अंदर जो है लार्ज मसल्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर जो है पावरफुल। मसल साइज कैन बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ वेट ट्रेनिंग, इसकी मदद से हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, वेट ट्रेनिंग की मदद से। बॉडी वेट देखिए, पीपल विद more weight are more powerful than light people, for example weight lifters and with high body weight. Muscle structure देखिए, muscles that have a high percentage of fast tissue fiber, they generate more power, while slow twitch fibers cannot compress quickly. They have the ability to remain compressed for long period of time. The percentage of these fibers is determined जो है genetically, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में 26वां क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां, एंड हिंदी में देख लेते हैं हम इसको 27वें क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है 27वें क्वेश्चन में, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्यों को संक्षेप में आपको बताना है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मुख्य कार्य क्या क्या है। तो अगर हम देखें, विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या हो गया, ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना, ये आप हेडिंग लिख सकते हैं, सब हेडिंग। प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, ये हो सकता है। प्रोटीन के जो प्रोटीन है हमारे अंदर या जो हम लेते हैं, उसको अन्य कारकों के लिए भी, अन्य कार्यों के लिए भी जो है मुक्त करना। जैसे ऊर्जा प्रदान करना किस तरह आ सकता है, एक ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट जो है उससे लगभग 4 किलो जो है कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमारे भोजन से प्राप्त होने वाली कुल कैलोरी का जो है 60 से 70% भाग जो है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरे पॉइंट को देखें, तो दूसरे में कहा गया प्रोटीन को अन्य कारकों के लिए जो है या कार्यों के लिए जो है मुक्त करना। इसके अंदर आ सकता है क्या, तो शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोटीन का उपयोग भी किया जा सकता है, किंतु ऊर्जा प्रदान करना प्रोटीन का मुख्य कार्य नहीं है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा में नहीं लेते हैं, तो प्रोटीन अपने मुख्य कार्य को छोड़कर क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। अंत हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करता है। वसा के उपयोग में सहायता, कार्बोहाइड्रेट वसा में जो है चयापचय की में भी सहायता करता है। शरीर में वसई के सही उपयोग के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा का होना आवश्यक है। यदि वसा का उपयोग जो है ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाए, तो क्या जो है उसके क्या परिचय से कुछ हानिकारक पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं। अंतः कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति हानिकारक पदार्थों का जो बढ़ना है वो रोकती है। तो ये आपका देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है, उसके क्या फायदे हैं, एक तरह से आपको ये बताना है, क्योंकि इसके हमें फायदे ही मिलते हैं। तो इसके कार्य आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए हम, उससे पहले इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें। तो यहाँ पे बोला गया है, राइट ब्रीफली द मेन फंक्शंस ऑफ जो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके आंसर्स को देखें तो प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर वेरियस जो है बॉडीली फंक्शंस हो गया, फ्रीइंग प्रोटीन प्रोटीन फॉर अदर फंक्शन, फ्री करता है प्रोटीन को अदर फंक्शन करने के लिए, ये आप पॉइंट देख सकते हैं। एंड तीसरा जो है एड्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आप इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको सिर्फ हिंदी मीडियम में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करूंगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं कर दूंगा एक्सप्लेन, जो बहुत ज्यादा मुझे लगे कि ये करना ही करना है। बाकी आपको मैं दोनों ही मीडियम में करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, और इतनी लंबी वीडियो जो है मुझे पता है कि बच्चा 1-2 मिनट से ऊपर वीडियो देखता नहीं है, और हम 50-50 मिनट की क्लास ले लेते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। राइट ब्रीफली द मेन फंक्शन, क्या क्या फंक्शन होते हैं, जैसे एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, फ्री जो करता है प्रोटीन को फॉर अदर फंक्शंस के लिए, एंड एड्स इन जो है यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स। ये आपके पॉइंट्स होंगे इंग्लिश मीडियम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन 28वां है, एंड हिंदी मीडियम में देखें तो इसमें बोला गया है, जो कोमल उत्तक होते हैं उसकी जो चोट लगते हैं उसके क्या क्या बचाव के तरीके हैं। तो खेलों में कोमल उत्तक मांसपेशी तंतु त्वचा रक्त वाहिनी आदि पर लगने वाली जो चोट है उनको कोमल उत्तक के चोट कहा जाता है। किन किन पर, मांसपेशी तंतु, त्वचा पर, रक्त वाहिनी आदि पर लगने वाली जो चोट होती है वो कोमल उत्तक चोटें कहलाती है। इसके बचाव के क्या क्या तरीके, तो शरीर को खेल गतिविधि में भाग लेने से पहले अच्छी तरह से गरमाना चाहिए, स्वास्थ्यप्रद आहार लेना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण व सुविधाएं का प्रयोग करना चाहिए, खेल मैदान या जो है कोटर साफ व समतल होने चाहिए, खिलाड़ियों को खेलों के नियम की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, प्रतियोगिता और प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी सतर्क रहना चाहिए,
अति प्रशिक्षण तथा जो है अति प्रयोग नहीं करना चाहिए। थकावट, बीमारी व रोगों की दशा में खेलों में भाग नहीं लेना चाहिए। ये पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि जो हमारे कोमल ऊतकों पे जो लगने वाले चोट है उससे हम किस किस तरह से बचाव कर सकते हैं। तो ये पॉइंट होंगे इसके। चलिए इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, राइट वेज टू प्रिवेंट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज यहाँ पे बोला गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होता क्या है, इन स्पोर्ट्स आर द केसेस ऑफ इंजरीज ऑन मसल फाइबर, स्किन, ब्लड वेसल्स, ये आप लिख सकते हैं इसके बारे में। एंड अगर हम देखें क्या क्या हमें जो है प्रिवेंशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज एज फॉलो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे आपके सामने ये जो पॉइंट दिखाए गए, इनमें से आप क्योंकि 3 नंबर के हैं, ये ज़्यादा बड़े हैं नहीं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें से लिख सकते हैं। ठीक है? द बॉडी शुड वार्म अप वेल बिफोर जो है पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, वन शुड ईट हेल्दी डाइट, गुड क्वालिटी इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी जो है शुड बी यूज्ड, यहाँ पे आएगा। द प्लेग्राउंड और कोर्ट्स शुड बी क्लीन एंड जो है लेवल होना चाहिए। प्लेयर शुड बी फुली अवेयर ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम हो गया। प्लेयर शुड बी जो है कॉशियस ड्यूरिंग जो है कंपटीशन एंड ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग एंड ओवर यूज शुड नॉट बी डन, नहीं करना चाहिए। एंड वन शुड बी नॉट पार्टिसिपेट वन शुड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स ड्यू टू एग्जिस्टेंस, इलनेस एंड जो है डिसीजेस। तो ये इसको बताया गया कि इस प्रिवेंशन हमारे क्या क्या होने चाहिए सॉफ्ट इश्यूज जो है टिश्यू इंजरीज के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड अगले क्वेश्चन को पहले हम हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों की एक सूची बनाइए। तो 3 से जो 4 वर्ष के बच्चे, उनके लिए शारीरिक गतिविधियों की एक सूची आपको बनानी है। तो 3 से 4 वर्ष के लिए अगर हम बच्चों की शारीरिक सूची की बात करें, तो बच्चों को प्रत्येक दिन जो है 180 मिनट के लिए विभिन्न प्रकार की अलग-अलग तीव्रता की शारीरिक क्रिया जो है करनी चाहिए, जिसमें मध्यम से तीव्र गति की जो क्रियाएँ शामिल होनी चाहिए। यानी 180 मिनट, 180 मिनट बोले तो कितना हो जाएगा ये? 60 मिनट में कितना होता है? 1 घंटा। ऐसे ही आपको जो है कितने घंटे करने पड़ेंगे? तो 60 दूनी 120 और यानी 3 घंटे यहाँ पे बोला गया है। ठीक है? तो 3 घंटे आप लिख सकते हैं, 3 घंटे जो है 3 घंटे के लिए भी विभिन्न प्रकार की अलग-अलग तीव्रता की शारीरिक क्रिया जो है करनी चाहिए। दूसरे पॉइंट की तरफ आए तो दूसरे पॉइंट में बताया गया है 180 मिनट में जो है की जाने वाली सारी क्रिया, जैसे कि क्या-क्या किया जा सकता है इसके अंदर? अगर देखें, घूमना, खेलना और लुढ़कना और ऊर्जा से भरी हुई क्रियाएँ जैसे कि रस्सी कूदना, दौड़ना और कूदना, सक्रिय खेल जैसे कि जंगले पर चढ़ना, साइकिल चलाना, पानी में खेलना, पीछा करने वाले बॉल के खेल, निष्क्रिय अथवा जो है गतिहीन समय, 1 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। इस समय के भीतर बच्चों को कहानी सुनना, एक पुस्तक पढ़ना आदि के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 10 से 13 घंटे की नींद भी लेनी चाहिए। तो ये है 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक जो भी काम करेंगे या क्रियाएँ करेंगे, खेल-कूद करेंगे उसके बारे में। ठीक है? गतिविधियों के बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आए। एंड इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं है इसमें, ये है आपका 29। मेक अ लिस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 3 एंड 4 ईयर्स। तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे बताया हुआ है, चिल्ड्रन शुड डू अ वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ वेरिंग जो है इंटेंसिटी फॉर 180 मिनट्स ईच डे, इंक्लूडिंग मॉडरेट टू फास्ट पेस्ड एक्टिविटीज। एंड यहाँ पे और भी बताया हुआ है जैसे क्या क्या करना चाहिए। जंपिंग रोप हो गया, रनिंग एंड जंपिंग एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स सच एज जो है जंगल क्लाइंबिंग, साइकिलिंग आपका आ जाएगा, वाटर प्ले, चेस बॉल गेम्स जो है आइडल, और जो है सेडेंटरी टाइम शुड नॉट एक्सीड 1 आवर। यू शुड ऑल्सो टेक जो है 10 to 13 आवर्स ऑफ स्लीप, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका 29वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। एंड 30वां क्वेश्चन है ये आपका। हिंदी में चलते पहले हम। एंड 30वां क्वेश्चन हिंदी में बोला गया है, खेल दिवस के बारे में ये क्वेश्चन है कि खेल दिवस को विस्तार से परिभाषित कीजिए तथा खेल दिवस के महत्व को उजागर कीजिए। तो खेल दिवस जिस दिन हम अपना स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, उसके अंदर कई तरह के खेल जो है शामिल होते हैं। एंड इसमें जो भी शामिल होते हैं एथलीट या जो भी स्कूल के अंदर आपने देखा होगा खेल दिवस, तो उसमें क्या है, जो बच्चा जीतता है उसको क्या है, पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो अधिकतर आवासीय सामुदायिक स्कूलों में 1 वर्ष में 1 बार आयोजित किया जाता है। यह खेल के मैदान पर बच्चों और युवाओं की क्षमताओं और कौशलों को प्रदर्शित करने का कार्यक्रम है, बल्कि खेल दिवस में समाज के सदस्य के लिए एक दूसरे से मिलने, समस्या को समाधान करना, बधाई देने आदि के अवसर है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हो। ये अपने वर्डों में आप लिख सकते हो, आपने स्कूल के अंदर देखा होगा खेल दिवस मनाते हुए, स्पोर्ट्स डे, उसी के बारे में आपको लिखना है।
चलिए इसके महत्व क्या होते हैं, यानी इंपॉर्टेंस क्या है इसके खेल दिवस की। तो अगर हम देखें, छात्रों में नेतृत्व और नैतिक मूल्यों का विकास होता है, ठीक है। इससे छात्रों का मनोरंजन प्रदान किया जाता है, छात्रों को फिट और स्वस्थ बनाता है ये, और बच्चों को एक दूसरे के लिए सहयोग, एकता और सम्मान सीखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने की सीख भी इससे आप कह सकते हैं हमें मिलती है। तो खेल दिवस के आप महत्व कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एंड इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, आपका जो है 31वां क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे बोला गया है 30वें में, डिफाइन स्पोर्ट्स डे इन डिटेल एंड हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स डे। तो स्पोर्ट्स डे आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे इट इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड वंस अ ईयर in most of the residential community schools. It is an event to showcase the abilities and skill of children and youth on the playground, but also to be a opportunity for member of society to meet each other, solve problems, congratulate, etc. It also shows the organizational strength of the society members and various other organizing institute to celebrate sports day. ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया। एंड आपने स्कूल के अंदर देखा होगा, कुछ उसी को आपको लिखना है। जैसे साल में एक बार मनाया जाता है, इसके अंदर बहुत सारे जो है बच्चे स्कूल के अंदर देखे तो बहुत सारे बच्चे भाग लेते हैं इसके अंदर, एंड यूथ भाग लेते हैं। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंस देखिए हम स्पोर्ट्स डे का, तो क्या इंपॉर्टेंस रहती है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स डे, तो स्टूडेंट डेवलप लीडरशिप एंड मॉरल वैल्यूज हो गया, स्टूडेंट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड एंटरटेनमेंट, मेक्स स्टूडेंट फिट एंड हेल्दी, चिल्ड्रन लर्न कोऑपरेशन, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। तो ये इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स डे की। चलिए ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आपने ये सेक्शन सी देख लिया होगा और समझ लिया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए सेक्शन डी की तरफ हम आते हैं हम। एंड यहाँ पे जो 31वां क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। 31वें क्वेश्चन को देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका डायग्राम दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एंडोमॉर्फी हो गया आपका, मेसोमॉर्फी हो गया एंड एक्टोमॉर्फी हो गया। ठीक है, ये आपके दिए हुए हैं एंड इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे देखेंगे एंडोमॉर्फिक में, तो इसके अंदर देखेंगे वजन ज्यादा है इसका, मेसोमॉर्फिक पूरा फिट लग रहा है, एंड जो एक्टोमॉर्फिक है ये थोड़ा दुबला पतला है। तो अगर हम देखें इसके क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे गए हैं, चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, आपने चित्र देख लिया होगा तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, चित्र आपको नहीं दिखेगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस वैज्ञानिक ने शरीर के आकार अर्थात जो है सेम्टा और टाइप के जो है आधार पर व्यक्तियों की 3 भागों में विभाजित किया था? प्रसिद्ध वैज्ञानिक है विलियम हर्बर्ट सेल्डन ने। ये मैंने आपसे पूछा, एमसीक्यू वाले में भी हमने किया था। एंडोमॉर्फिक हो गया आपका, मेसोमॉर्फिक हो गया या एक्टोमॉर्फिक हो गया। इसको किसने बांटा है 3 श्रेणियों के अंदर? तो सेल्डन ऑप्शन में था आपका। तो इसका पूरा नाम जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक विलियम हर्बर्ट सेल्डन, इन्होंने ही इसको जो है 3 भागों में बांटा है। एंडोमॉर्फ व्यक्तियों की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो एंडोमॉर्फ वाले जो व्यक्ति होते हैं, अगर आप मैं आपको एक बार इमेज में जाकर दिखाऊं तो थोड़ा आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। देखिए ये है आपका पहला वाला एंडोमॉर्फिक। ठीक है, मैं आपके नंबर्स लिख देता हूं, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है एंड ये थर्ड है। ठीक है, अब चलिए हम एक बार चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे दूसरा, एंडोमॉर्फिक व्यक्तियों की कोई 2 विशेषताएं। इसके अंदर देखिए इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर जो होता है वो गोल मटोल होता है, वे लंबाई की जो है कम होती है, उनके हाथ व पैरों की जो है ऊपरी जो भाग होता है निचले भाग से मोटे होते हैं, बड़ा व सुदृढ़ शरीर खेलों में क्षमता को बाधित करता है। तो ये एक तरह से मोटे व्यक्ति के बारे में बता रहा है, इसके अंदर मोटापा ज्यादा होता है, इनके शरीर जो होते हैं वो गोल मटोल होते हैं। तो ये एंडोमॉर्फ व्यक्तियों के बारे में था। चलिए मेसोमॉर्फ व्यक्तियों के बारे में नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको देख लेते हैं। इसके अंदर पूछा गया मेसोमॉर्फ जो व्यक्ति है उसकी कोई 2 विशेषता बताइए। तो मेसोमॉर्फ देखिए इनका शरीर किसी खिलाड़ी जैसा होता है, वह उनके शरीर की संरचना संतुलित होती है। इस प्रकार के व्यक्ति मांसपेशियों का आकार जल्दी एक सरलता से बढ़ाने की जो है स्वस्थता रखते हैं, और इनका शरीर ढांचा वर्गाकार होता है। इनके कंधे व छाती कमर के अनुपात में लंबे व चौड़े होते हैं। तो ये जो दूसरा वाला था आपका वो निकल कर आ जाएगा, जो फिट व्यक्ति है उसके बारे में। चलिए आगे की तरफ आते हैं हम तीसरे व्यक्ति की तरफ, यानी तीसरा जो है आपका एक्टोमॉर्फ है। एंड इनकी 2 विशेषताएं पूछी गई है। तो अगर हम देखें इसकी 2 विशेषताएं क्या है, तो ये बहुत पतले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर क्या होता है? पतला होता है और लंबा होता है। इनके शरीर की संरचना कमजोर होती है तथा इन्हें अपना जो है भार वजन बढ़ाने में परेशानी होती है, यानी अपना वजन जो है बढ़ाने में परेशानी होती है। ऐसे व्यक्तियों को जो है शारीरिक ढांचा हल्का होता है। अंततः इनका शरीर जो है सहन शक्ति, सहन क्षमता संबंधित खेलों खेलों यहाँ पे आएगा, खेलों के लिए जो उपयुक्त होता है।
जैसे जिम्नास्टिक आदि। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ वाला क्वेश्चन। एंड ये आपने देखा आपके जो क्वेश्चन थे कुछ इस तरह से चित्र वाले दिए हुए थे एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे एंडोमॉर्फी के बारे में, मेसोमॉर्फी के बारे में और एक्टोमॉर्फी के बारे में। एंड इसको जो डिवाइड किया वो है शेल्डन ने, ठीक है। इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एंड इंग्लिश मीडियम में उसी क्वेश्चन को देखिए हम सेक्शन डी के अंदर। तो ये आपने चित्र तो देख ही लिया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। जैसे पूछा गया है इंग्लिश मीडियम में, विच जो है साइंटिस्ट हैज डिवाइडेड ऑल द पीपल इनटू थ्री पार्ट्स ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी शेप एंड जो है सोमाटो टाइप, ये आपका दिया हुआ है। तो इसका नाम है शेल्डन विलियम हर्बर्ट जो है शेल्डन, इन्होंने ही बांटा है इसको, राइट। यानी दो इसको जो है विशेषता आपको बतानी थी एंडोमॉर्फ की। एंड यहाँ पे एंडोमॉर्फ के बारे में, इनका बॉडी जो होता है वो बहुत मोटा होता है, चुबी, एंड द लेंथ ऑफ द बॉडी इज शॉर्ट, यानी जो है लेंथ जो रहती है यानी हाइट जो रहती है वो कम रहती है, और ये गोल मटोल होते हैं। द अपर पार्ट ऑफ देयर हैंड्स एंड पारा इज थिकर देन द पावर पार्ट, अ लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी हैम्पर्स द एबिलिटी इन स्पोर्ट्स। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें। दूसरा जो पूछा गया अगला क्वेश्चन है वो तीसरा है, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है मेसोमॉर्फ जो है पर्सन। तो ये आपका बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इनकी जो बॉडी होती है एक तरह से ये फिट व्यक्तियों की बात करें जिनके अंदर इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो बहुत अच्छा होता है, बैलेंस्ड होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पर्सन हैज द एबिलिटी टू इंक्रीज द साइज ऑफ मसल्स क्विकली एंड इजीली एंड देयर बॉडी स्ट्रक्चर इन स्क्वायर इज स्क्वायर, देयर शोल्डर्स एंड चेस्ट आर लॉन्ग एंड वाइड इन जो है प्रोपोर्शनल टू द वेस्ट। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है एक्टोमॉर्फ। अगर हम देखें तो इसके बारे में पूछा गया, एंड इसके बारे में ये बहुत ज्यादा पतले होते हैं, थिन एंड लॉन्ग होते हैं, हाइट इनकी ज्यादा होती है, ये आप पढ़ सकते हैं। द बॉडी ऑफ दिस टाइप ऑफ पर्सन इज थिन एंड लॉन्ग, देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज वीक एंड दे हैव ट्रबल जो है इंक्रीजिंग देयर वेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसके बारे में लिख सकते हैं। कोई दो बोली गई थी विशेषताएं, इसके अंदर आप इसको बांट करके दो दो विशेषताएं लिख सकते हैं। चलिए आपका 31वां क्वेश्चन हो जाएगा। 32वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड इसमें बोला गया चित्र दिया हुआ है, आप चित्र को देखेंगे तो चित्र से आपको समझ नहीं आएगा कि ये चित्र क्या कहना चाह रहा है। एक बार आप क्वेश्चन को देखेंगे एंड इसके अंदर देखेंगे तो इसमें आप क्वेश्चन से ही पता कर पाएंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो चलिए दिए गए चित्र में जो है, चित्र में जो भी दर्शाया गया उसका आपको नाम लिखना है, टेस्ट का नाम। तो अगर इस टेस्ट की बात करें हम, कौन सा टेस्ट है ये, प्ले जो है टेपिंग टेस्ट है। चित्र में दिखाए दर्शाए गए टेस्ट का नाम लिखना था। चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का उद्देश्य लिखे, तो उद्देश्य देखिए, प्राथमिक विद्यालय को बच्चों के ऊपरी अंगों की गति व समन्वय को मापने के लिए किया जाता है। एंड चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए आवश्यक जो भी चीजें रहती है वो लिखनी है आपको। तो यहाँ पे अगर उपकरण देखें हम, इसके क्या क्या उपकरण रहते हैं तो आप देखेंगे, टेबल हो गया जो आपने इमेज में देखी, दो पीली डिस्क हो गई, आयत और स्पॉट जो है स्टॉप वॉच, ये इसके उपकरण है। चित्र में दर्शाए गए टेस्ट की स्कोरिंग लिखी। तो स्कोरिंग क्या है, स्कोरिंग जो है 25 चक्रों को पूरा करने में लगने वाला समय सेकंड में दर्ज किया जाता है। तो ये स्कोरिंग है इसकी। आप कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड हाँ, उससे पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में भी कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम में आप देख रहे होंगे ये आपका चित्र जो दिया हुआ था कुछ इस तरह से, एंड इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके जैसे, नेम द टेस्ट शोन इन द फिगर। तो प्लेट टैपिंग टेस्ट है इसका नाम। राइट द पर्पस ऑफ द टेस्ट शोन इन द फिगर। तो पर्पस क्या है, टू मेजर द मूवमेंट एंड जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। राइट द रिक्वायर्ड टेस्ट आर शोन इन द फिगर। तो क्या क्या चीजें हैं जरूरी, टेबल टू येलो डिस्क, ठीक है, रेक्टेंगल एंड स्टॉप वॉच। राइट द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे आपको जो है लिखना है स्कोरिंग जो टेस्ट है उसके बारे में। एंड अगर हम देखें इसका तो स्कोरिंग जो बताया हुआ है इसके बारे में, द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट 25 साइकिल इज रिकॉर्डेड इन सेकेंड। तो ये इसकी स्कोरिंग है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड अगला क्वेश्चन आप कुछ इस तरह से डायग्राम देख रहे होंगे। पहले हम इसे हिंदी में देख लेते हैं एक बार। हिंदी में कुछ इस तरह से आपका डायग्राम दिखाया हुआ है। एंड अगर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आए तो ये आपको दिख रहा होगा योग किया जा रहा है। एक योग का एक कई तरह के योग होते हैं जिनमें से एक योग आपको दिखाया जा रहा है इसके अंदर। एंड इसके अंदर आपको चित्र की सहायता से आपको बताना है कि ये कौन सा योग किया जा रहा है। अगर हम देखें उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का आपको नाम लिखना है, तो कपालभाति है। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ लिखे। कपालभाति होता क्या है, एक ऐसा योगासन है जो शरीर के अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं उसको खत्म करता है। ये बहुत ही आसान प्राणायाम है जिसे कोई भी स्वस्थ आसानी से जो है
कर सकता है। कपाल का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है और भांति का संबंध कांति से होता है। यदि इस योग को नियमित किया जाए तो इससे जो है मस्तिष्क पर जो है आभा आती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम इसके। उपरोक्त चित्र में जो दर्शाए गए योगासन के दो आपसे लाभ पूछे गए हैं। तो अगर हम दो लाभ देखें इसके, तो इसको जो है, इसके द्वारा जो है हम वजन करने में मदद मिलती है। ये आपके पेट की चर्बी को कम करता है, पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है, डायबिटीज के मरीजों के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद होता है, अस्थमा के रोग को जड़ से समाप्त करने में सहायक होता है, कपालभाति शरीर के जो नाड़ियों है उसको शुद्ध करता है। तो ये इसके लाभ थे, इसके आप लाभ देख रहे होंगे। एंड फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन की दो सावधानियां लिखी है। तो क्या क्या सावधानियां रहती है? बंद कमरे में, गर्म वातावरण में, धूल धुएं वाली जगह पर कपालभाति करने पर इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। तो हमें बंद कमरे में नहीं करना चाहिए ये, खराब वातावरण के अंदर यानी गर्म वातावरण हो गया या धूल धुएं वाली जो जगह होगी वहां पे कपालभाति नहीं करना चाहिए। इसका हम पे विपरीत यानी उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। पेट का ऑपरेशन हो रखा है तो उसको जो है आसन नहीं करना चाहिए। हृदय संबंधी जिसको भी रोग है, इस हृदय संबंधी रोग की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए और मासिक धर्म के दौरान यह आसन नहीं करना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में भी देख ले इस क्वेश्चन को, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, ये आपका किया गया है योगासन। एंड इसके अंदर आपको नाम बताना है, जैसे कि इसका नाम क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द नेम ऑफ द योगा आसन shown in the above figure, तो कपालभाति। राइट द मीनिंग ऑफ योगासना shown in the above figure, तो कपालभाति इट इज अ yoga asana that eliminates many types of diseases of the body. This is a very easy pranayama that any जो healthy person can do, can easily do. The skull is related to our forehead and the blood is related to the light. It if this yoga is जो है regularized, it brings aura on the forehead. एंड यहाँ पे अगर हम देखें आगे और पॉइंट बताए, तीसरा और फोर्थ क्वेश्चन आपका रह गया। तो राइट टू बेनिफिट्स पूछा गया है, इसके बेनिफिट्स पूछे गए। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? हेल्प्स इन लूजिंग वेट हो गया, इट रिड्यूस योर जो है बेली फैट, स्ट्रेंथन्स डाइजेशन हो गया आपका, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर जो है डायबिटिक पेशेंट, जो भी डायबिटीज पेशेंट है उसके लिए अच्छा ये। इट इज हेल्पफुल इन जो है एलिमिनेटिंग अस्थमा डिसीजेस फ्रॉम द रूट एंड कपालभाति जो है प्यूरिफाइज द नर्वस ऑफ द बॉडी। तो ये आप देख सकते हैं नर्व्स ऑफ द बॉडी, ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन है राइट, यहाँ पे बोला गया है दो प्रीकॉशंस लिखने हैं आपको, योगा जो आसना किया जा रहा है पिक्चर के अंदर उसका। तो अगर हम देखें क्या क्या प्रीकॉशंस लेना चाहिए। कपालभाति इन अ क्लोज रूम in a hot environment in a dust smoke place can also have the opposite effect. This asana should not be done for some time after the जो है abdominal operation. This आसन should not be done in the event of heart disease, जो heart diseases है। This asana should not be done during जो है menstruation. ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे इसके फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, प्रीकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, सावधानियां। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब आते हैं हम सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई में हिंदी पहले आते हैं एंड इसके अंदर आते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया क्वेश्चन है व्यायाम पालन के विभिन्न लाभों का जो है घटकों अनुसार वर्णन करना है। व्यायाम के लाभ आपको बताना है, जैसे शारीरिक लाभ, इसका मनोवैज्ञानिक लाभ क्या होता है, मानसिक लाभ, सामाजिक लाभ हो गया आपका, और अन्य लाभ भी होते हैं। तो सबसे पहले हम शारीरिक लाभ देखें तो स्वस्थ वजन बनाए रखना, ठीक है, हृदय रोगी के जोखिमों को कम करें, मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाना, कुछ प्रकार के कैंसरों को जो है जो भी जोखिम है उसको कम करें। तो व्यायाम के ये तो आपकी जो एक्सरसाइज करते उसके आपके जो है ये शारीरिक लाभ हो गए, फिजिकली आपके लाभ हो गए। चलिए अगले की तरफ आए हम। दूसरा जो बोला गया इसके अंदर वो है मनोवैज्ञानिक लाभ। आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायता करता है, ये आत्मसम्मान बढ़ाने में सहायता करता है, तनाव के जो स्तर है उसको घटाने में मदद करता है और स्मृति प्रतिधारण बढ़ाने में यानी याद करने की जो क्षमता है उसको विकसित करने में ये लाभदायक है। चलिए आगे हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है आपका मानसिक लाभ हो गया और सामाजिक लाभ हो गया। तो मानसिक लाभ देखिए अगर हम, तो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, ध्यान में सुधार करता है और खुशी बढ़ाने में ये सहायता करता है। सामाजिक लाभ देखिए सामाजिक समझता बढ़ाने में, नेतृत्व के गुणों का निर्माण करने में सहायता करता है। अन्य लाभ देखिए इसके, तो लक्ष्य प्रेरणा बढ़ाने में तथा बेहतर जीवन शैली में ये हमारी मदद करता है। तो ये व्यायाम है, व्यायाम से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, कई तरह के लाभ होते हैं जिसके अंदर शारीरिक हो गया,
मनोवैज्ञानिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया और अन्य लाभ आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो व्यायाम पालन के विभिन्न लाभों को घटकों अनुसार आपको वर्णन करना था, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। चलिए इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें आप, तो डिस्क्राइब द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द फैक्टर। ये आप देख सकते हैं। तो बेनिफिट्स क्या क्या है? फिजिकल बेनिफिट्स है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है, मेंटल जो है बेनिफिट्स है, सोशल बेनिफिट्स है एंड अदर बेनिफिट्स भी है इसके। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इंग्लिश मीडियम में भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसके पॉइंट्स होने वाले। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज क्या क्या होता है? तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल हो गया आपका, मेंटल हो गया, सोशल हो गया एंड अदर बेनिफिट्स, ये पॉइंट आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है 35वां एंड हिंदी में देख लेते हैं पहले हम इसको। इसके अंदर बोला गया है वजन नियंत्रण के लिए भोजन शरीर के वजन को नियंत्रित करने के 10 तरीके लिखे हैं। भार नियंत्रण हेतु जो है भोजन अगर हम देखें तो आपको बताना है वजन जो कम करते हैं हम उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो शरीर के भार को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे संतुलित आहार हो गया, ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग करना, रेशेदार भोजन करना, वसा का कम उपयोग करना, चिकित्सक की सलाह से ही दवा लेना, नियमित मेडिकल चेकअप हो गया, नियमित यानी हमेशा जो है मतलब रोज आपको जो है व्यायाम करना चाहिए, ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। शराब ना पिए, धूम्रपान ना करें, ये सारी चीजें, जंक फूड का उपयोग ना करें, ये सारी चीजें आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कुछ इस तरह से। ये आपके पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं एंड ये 5 नंबर का है, तो कोई 5 को आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा। डाइटिंग नहीं करना है आपको, पतला होने की गोली और ये दवा, ये सारी चीजें नहीं लेनी है। छोटे-छोटे अंतराल में भोजन करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का जो है अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, कैलोरी के सेवन और कैलोरी के खर्च का जो है संतुलित करना, ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिखेंगे। कोई भी आपको 5 अगर समझ आ रहे हैं इनमें से तो आप 5 लिख दें, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। फूड फॉर वेट यहाँ पे बोला गया है कंट्रोल राइट 10 वेज टू कंट्रोल बॉडी वेट। तो यहाँ पे आपका बैलेंस डाइट हो गया, यूजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेट वाटर। हाँ एक और चीज, यहाँ पे अगर 10 लिखा हुआ है, 10 तरीके आपको बताने, तो 10 तरीके आप जरूर बताइए, क्योंकि अगर नहीं बताया होता तब 5 नंबर का होता ये, तो आप 5 बता सकते हो। ईटिंग जो है फाइबर्स फूड हो गया, यूजिंग लेस फैट हो गया, टेक मेडिटेशन ओनली विद द एडवाइस ऑफ डॉक्टर हो गया, ठीक है? रेगुलर जो है मेडिकल चेकअप्स हो गया, रेगुलर एक्सरसाइज, ये पॉइंट्स आप लिखेंगे। एंड यहाँ पे जो है आपको नशा नहीं करना है, कोई भी जो है अल्कोहल और स्मोकिंग जो है वो नहीं लेना है, जंक फूड नहीं लेना है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। नो डाइटिंग हो गया। तो ये आपके पॉइंट होंगे, आपको इसके अंदर लिखने होंगे। कोई 10 बोला गया वैसे तो इसके अंदर आपके 10 से ज्यादा ही लिखे हो। चलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा एंड 36 क्वेश्चन पे आते हैं एंड हिंदी मीडियम में पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति को मापने की प्रक्रिया आपको लिखनी है। शरीर का जो ऊपरी भाग होता है उसकी शक्ति को मापने की प्रक्रिया क्या है? हमारे शरीर का ऊपरी भाग, ठीक है? तो अगर हम देखें ऊपरी भाग के लिए क्या क्या किया जाता है, रिकली और जोन्स के बाजू मोड़ने का परीक्षण प्रयोग शरीर के जो है ऊपरी भाग की शक्ति के लिए किया जाता है। आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिए? तो महिलाओं के लिए 5 जो है कोण कोण का तथा पुरुषों के लिए 8 कोण का भार जो है, बिना बाजू वाली जो है कुर्सी, विराम घड़ी, ये सारी चीजें चाहिए, स्टॉप वॉच जिसे बोलते हैं। प्रक्रिया देखिए इसको करते कैसे है? तो नीचे दिया हुआ है, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसकी प्रक्रिया दी हुई है यहाँ पे, कुछ इस तरह से करना होगा। जैसे इसकी प्रक्रिया देखिए हम, तो इस परीक्षण में 30 सेकंड की अवधि के दौरान अधिकतम बार जो है बाजू को मोड़ना होता है। बाजू मोड़ने का टेस्ट जो है मजबूत बलशाली बाजू से जो है किया जाता है। जब प्रतिभागी कुर्सी पर बैठता है और एक हाथ में भार को नीचे की एक जो है से पकड़ता है, इस समय बाजू के ऊपरी हिस्से को स्थिर रहना चाहिए, जबकि बाजू के जो निचले भाग है उसको स्वतंत्र रूप से हिलाना चाहिए। बाजू को मोड़कर क्रिया को पूरा करते हुए ऊपर ले जाए, जिससे हथेली धीरे धीरे जो है ऊपर की ओर उठे। जब बाजू अपनी पूरी सीमा तक जो ऊपर चली, तो प्रतिभागी को धीरे धीरे जो है पारंपरिक अवस्था में वापस लौट आना चाहिए। बाजू को यहाँ पे और आगे बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि बाजू को जो है कोहनी से पहले पूरी तरह मोड़ा जाना चाहिए, फिर सीधा किया जाना चाहिए। एंड स्कोर देखें तो 30 सेकंड की अवधि दौरान जो है प्रतिभागी बाजू को जितनी बार मोड़ता है वही जो है संख्या प्रतिभागी स्कोर होता है। यानी 30 सेकंड में आप जितनी बार करते हैं ये आपका जो है स्कोर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 37वां। ये आप देख सकते हैं बैठे हुए किस तरह से करना पड़ता है। कुर्सी जो है ऐसी लेनी पड़ती है जिसके जो है बाजू ना हो, ठीक है? ऐसी कुर्सी के ऊपर करना पड़ता है। क्या-क्या चीजें जरूरी होती है इस भी लिखा हुआ है एंड प्रक्रिया है। चलिए आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ एंड हम 36 को इंग्लिश मीडियम में देखें तो कुछ
किस तरह से है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है। जो है रिक्सली एंड जोन्स बैंड टेस्ट आपका यूज फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इक्विपमेंट क्या रिक्वायर्ड है, तो 5 पाउंड फॉर वुमेन एंड 8 पाउंड फॉर मैन। ठीक है, आर्मलेस चेयर होना चाहिए, स्टॉप क्लॉक होना चाहिए। अगर हम प्रोसेस देखें इसके क्या क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है इसको, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या करना पड़ता है। जैसे आपका जो बाजू है, आपको जैसे आप वजन उठाकर जो है, आप डंबल उठाकर बैठ के आपको करना है। ठीक है, तो ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये एक्सप्लेन किया हुआ है। आप यहाँ पे पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करके इंग्लिश में तो नहीं बताऊंगा। चलिए आगे चलते, इसके पॉइंट आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, मधुमेह से आप क्या समझते हैं और इससे बचने के आपको जो है किसी एक आसन विधि तथा लाभ को लिखना था। तो मधुमेह से आप क्या समझते हैं बताना है। मधुमेह होता क्या है, तो आमतौर पर चयापचयी विकार जो है मेटाबॉलिक के रूप में इसे जाना जाता है, जिसमें रक्त में जो है लंबे समय तक शर्करा की अधिक मात्रा पाई जाती है। मधुमेह या तो प्रेकियाज जो है पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, या शरीर की कोशिकाएं बनाए गए इंसुलिन को जो है ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती। अगर हम इसके लक्षण की बात करें, क्या-क्या लक्षण होते हैं, अगर हमें मधुमेह हुआ है तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लक्षण से पता करते हैं। लक्षण क्या होता है इसमें, थकान हो गया, प्यास बढ़ना हो गया, भूख लगना, धुंधला दिखाई देना, गुर्दा खराब होना, हृदय वाहिका बीमारी, वजन का घटना, पेशाब का बार-बार आना। ये इसके लक्षण हैं। कारण देखिए, गतिहीन जीवन अवस्था, बीमारियां, मोटापा, भार का बढ़ना, तनाव और चिंता, ये इसके कारण हैं। सुधार कैसे किया जा सकता है, इस बीमारी से व्यक्ति या तो बच सकता है या तो इसे नियंत्रण में रख सकता है, यदि वह भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवनामुक्तासन व मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करें। ये कुछ जो है अब लिखा हुआ है आसन, इसका यूज कर सकते हैं आप इसको ठीक करने में, चलिए सुधार करने में। एंड इसमें किसी एक का आपको एक्सप्लेनेशन मांगा था, तो आसन जो है मत्स्येंद्रासन, कुछ विधि जो है यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं किस तरह करना है, इसके लाभ क्या होते हैं एंड क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सारी चीजें आपको बताई गई है। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके लाभ क्या है, ये विधि कैसे की जाती है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, विधि को आप देख सकते हैं, ये आपका विधि लिखा हुआ है। जैसे दोनों पैर पर जो है सामने रखते हुए सीधे जो है बैठ जाना है आपको, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, फिर सिर, गर्दन व कमर के भाग को जो है ऊपर की ओर खिंचाव। सांस छोड़ते समय जो है दोनों हाथों को नीचे लाए तथा कमर के जो भाग है उसको आगे की ओर करते हुए पैरों को लगा दें। हाथों से पैर के अंगूठे जो है पकड़े, कोहनियां जमीन पर लगाए, माथा, छाती व पेट पूरी तरह पैरों से लगे हो। ये चीजें इसकी विधि है। एंड इसके क्या क्या लाभ होते हैं, आप लाभ देख सकते हैं, नीचे आपके लाभ लिखे हुए हैं। जैसे ये आपका हो गया आसन, पश्चिमोत्तासन हो गया आपका। ठीक है, इसके बारे में बताया हुआ है। दो आसन यहाँ पे बता दिए गए हैं, कोई एक ही आपसे पूछा गया था। अगर क्वेश्चन में चले तो किसी एक आसन विधि तथा लाभ बताइए, तो यहाँ पे दो आसन, एक तो अर्ध मत्स्येंद्रासन विधि जो हो गया आपका, और एक हो गया पश्चिमोत्तानासन जो विधि है उसके बारे में। दो आसन यहाँ पे बता दिए गए हैं एंड ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। यानी हमने जो है पेपर वो डिस्कस कर लिया है, पेपर नंबर आपका जो है 19 का जो है हमने पार्ट 2 इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 नहीं देखा आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जरूर देख लेना। हाँ, इस क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में भी एक बार देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में रह गया है क्वेश्चन। तो ये है आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन, राइट द मेथड एंड बेनिफिट्स ऑफ एनी आसना टू अवॉइड जो है डायबिटीज। तो डायबिटीज के बारे में आपका लिखा हुआ है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, प्रोसेस क्या क्या होते हैं, एंड इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। एंड आसना यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीजें। जैसे नीचे की तरफ आएंगे, इम्प्रूवमेंट भी लिखा हुआ है। कोई आसन पूछा गया था तो यहाँ पे दो आसनों के बारे में, इनकी विधि और बेनिफिट्स दोनों ही लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यानी प्रोसेस और बेनिफिट्स दोनों ही है। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। एंड ये था आज का ये वीडियो, पार्ट 2 हमने डिस्कस किया 19वें पेपर का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए यही था आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिख रहा होगा, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जो हमने करी है फिजिकल एजुकेशन के लिए। आई होप कि आप बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं पेपर के लिए। एंड और भी अभी पेपर्स करवाए जाएंगे आपके लिए, जितना हो सके उतना जो है आपको तैयारी करवाया जाएगा कल के एग्जाम्स के लिए। एंड सभी को ऑल द बेस्ट, सभी पेपर अच्छे से करके आना। अभी तक हमने जो है 19वें पेपर का हमने पार्ट 2 डिस्कस किया है, और देखेंगे करीब जो है हमने 40 से ज़्यादा जो वीडियोस है आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए, जो 2023 और 24 का एग्जाम है
उसके लिए करवा दिया है, तो आप उन सबको देख सकते हैं, चैनल पर जाकर आपको मिल जाएगा। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।